आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। इस कार्यक्रम में हमें मिलती है कृषि एवं बागवानी संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे शीतोष्ण फल पौधों की नर्सरी की मैनेजमेंट यानी प्रबंधन पर। शीतोष्ण फल पौधे जो कि शीतोष्ण जलवायु वाले पौधे हैं, इसकी नर्सरी का जो प्रबंधन है वो अपने आप में एक संतुलित प्रक्रिया है, जिसमें अच्छी मिट्टी, जलवायु, तापमान और सिंचाई ये सारी ही एक अहम भूमिका निभाते हैं इसके पौधे के बढ़ने और पनपने में। हमें किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है जिससे हमारी जो नर्सरी है वो अधिक उत्पादन वाली हो, गुणवत्तापूर्ण हो और जिससे हम अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकें। आज कार्यक्रम में हम इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करेंगे हमारे विशेषज्ञ से, और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केंद्र शिमला से प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर के मानिक जी। डॉक्टर के मानिक, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर मानिक, जिस तरह से हम बात करते हैं हिमाचल को जब हम देखते हैं तो एक फल उत्पादक राज्य के रूप में ही देखा जाता है। ऐसे में जब हम शीतोष्ण फलों की पैदावार की बात करते हैं तो क्या आवश्यकता आप इसे मानते हैं यहाँ पर नर्सरी के उत्पादन को लेकर? देखिए, आप तो पहले ही बताया जो हिमाचल प्रदेश में शीतोष्ण फलों का महत्व क्या है। यहाँ सेब का राज्य का हिसाब से भी माना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश में आपको जब शीतोष्ण फल करेंगे तो सर्वप्रथम तो हम सेब का बारे में बात होता ही है। उसके बाद आप देखेंगे नाशपाती, गुठलीदार फलों में, फिर नट क्रॉप्स में आता है जैसे कि अखरोट हो गया, आपका हेज़लनट हुआ, पिस्ताचियो नट हुआ। फिर आप देखेंगे आजकल कीवी का भी, फिर परसिमन जो जापानी फल बोलते हैं, तो स्ट्रॉबेरी आप देखेंगे तो हर तरीका से आप देखेंगे कि ये जो फल वगैरह है तो ये शीतोष्ण फलों के अंडर आता है। तो शीतोष्ण फल क्या है जी, जहाँ पर आपका तापमान जो 7 डिग्री से नीचे जो तापमान में जो चिलिंग आवर्स हम बोलते हैं, तो वो जब फुलफिल हो जाता है तो उसमें हम शीतोष्ण फल उगा सकते हैं। आप एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, कीवी जब इंडिया में पहले इंट्रोड्यूस हुआ था तो बेंगलोर में लालबाग गार्डन में इसको लगाया गया था। तो वहाँ लगाने के बाद क्या हुआ, जब पौधे में जब बड बस्टिंग नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं आएगा तो फ्रूटिंग कैसे आएंगे। तो वहाँ ये नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें वो तापमान नहीं मिल रहा था। जब उसको शिमला कंडीशन में फिर उगाया गया तो यहाँ बड बस्टिंग हुआ, फिर आपका फ्रूटिंग आ गया। तो इसका मतलब कीवी एक शीतोष्ण फलों के अंदर आता है। तो जब शीतोष्ण फल आपका यहाँ उत्पादन हो रहा है तो उसका डिमांड तो रहेगा ही, और उसका हिसाब से जब नर्सरी में जो पहले प्रोडक्शन जो होगा, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल हम जो बोलते हैं, वो नर्सरी से ही आता है। जब नर्सरी अच्छा तरह चलेंगे तो उसी हिसाब से आपको पौधे नर्सरी से ही मिलेगा, तो नर्सरी से मिलेगा तो आगे आपका इसी तरह बगीचा बढ़ते जाएगा जी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे हमने कहा ही है कि फल उत्पादक राज्य के रूप में प्रसिद्ध है, और आपने जिस तरह से कहा है कि नर्सरी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो। ऐसे में जब हम नर्सरी को तैयार कर रहे हैं, एक जो हमारा बागवान है वो नर्सरी तैयार करे, तो वो किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखे जिस समय वो नर्सरी की शुरुआत कर रहा है? देखिए, नर्सरी के लिए एक तो पहले आप इसका जो भूमि जो सॉइल टेस्टिंग पहले होना चाहिए, क्योंकि जब आपका भूमि अच्छा होगा उसमें नर्सरी अच्छा उगाया जाता है। ठीक है। फिर सेकेंड होंगे आपका सिंचाई का बंदोबस्त। आप नर्सरी ऐसी जगह में करेंगे जहाँ का सिंचाई का बंदोबस्त हो। ठीक है। थर्ड होगा जो आप वहाँ जो नर्सरी में जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मदर प्लांट जहाँ से आपका जो पौधे से आप मल्टीप्लाई करेंगे वो कुछ मदर प्लांट आपको आसपास होना चाहिए, आप कोई जगह उसको चिन्हित करके रखेंगे जहाँ से आपका साइनोड मिलेगा। ये बात करूँगा आप आगे भी। तो ये सब चीज़ जब नर्सरी के आसपास होंगे तब तो नर्सरी बहुत अच्छा चलेगा। और कुछ प्रोटेक्शन मेजर भी लेना पड़ता है, जैसे कि ओला वृष्टि जब होंगे, ओला रोधक कोई जालियाँ लगा के, व कोई कवर कंडीशन जो प्लास्टिक हाउस में, कोई पॉली हाउस जिसके पास होंगे वहाँ भी कर सकता है, और ओपन फील्ड में तो है ही नर्सरी का। तो ये सब चीज़
जब नर्सरी करेंगे पहले से ही इसको पता होना चाहिए। और क्या है जी, जहाँ से सीड मटेरियल कलेक्ट करेंगे, बीज जी। तो वो भी उनको पता होना चाहिए कौन से बीज कहाँ से कलेक्ट होना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ को मानते हुए फिर एक अच्छा तरह एक कोई भी नर्सरी कर सकते हैं। जी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने सबसे पहला ध्यान देने वाली बात है वो है कि सॉइल टेस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट हाँ है जी। कि जब भी बीज आपने लगाना है तो सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग ज़रूर करवाई जाए। और उसके बाद जो अन्य बातें हैं, जैसे आपने कहा कि ओले से ध्यान रखने की ज़रूरत है और अन्य बहुत सारी चीज़ें कि बीजों का आप कहाँ से ले रहे हैं, उन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जब बीजों के लेने की बात हो रही है तो डॉक्टर साहब आप ये भी हमें बताएं कि जो अच्छे बीज हैं वो किसान कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, अच्छे बीज जैसे कि आपका सेब का ही ले लीजिए। जी। सेब में हम जो सेल्फ फ्रूटफुल वैरायटी होता है ना, जिसमें आपका पॉलिनाइजर का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो वो जो है, जैसे कि आपका गोल्डन डिलीशियस वैरायटी हो गया, बा आपका कुछ टाइडमैन अर्ली ओर्सेस्टर, तो ये सब सीड को सेल्फ फ्रूटफुल है, तो इसको सीड लेकर उगाएंगे तो इसका एक अच्छा तरह पौधे बन जाता है, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे अखरोट में जो कट्ठा बोलते हैं, जो हार्ड सेल अखरोट होता है, उसका बीज जब लगाते हैं वो हमारा वॉलनट का जो रूट स्टॉक के हिसाब से हम यूज़ कर सकते हैं। नाशपाती में आप देखेंगे जी कैंथ जो है, जो कैंथ का सीड कलेक्ट करके उसको उगाएंगे तो उसके ऊपर फिर ग्राफ्टिंग करना पड़ेगा। खाली सीड से खाली आप जो है वो पौधे नहीं बन जाएगा। सीड से जो पौधे बनेगा वो पौधे आप जो चाहेंगे ट्रू टू टाइप नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि जो फलदार पौधे होते हैं ना, इसका जब आपका डिमांड हो, आप देखेंगे जो कोई अच्छा वाला चीज़ देखेंगे तो वो देख के आप बोलेंगे जे ये वाला पौधे हमको चाहिए, तो उसको सीड लेकर आप जब उगाएंगे वो ऐसे नहीं होगा। जनरली इन्फीरियर क्वालिटी आ जाता है, कभी कभी सुपीरियर होते हैं, लेकिन आप ऐसे ही पौधे चाहिए जो आपको डिमांड है, तो उसके लिए आपको कलम के द्वारा मतलब वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा उसको तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सीड का बहुत ज़रूरी है। जी सीडलिंग जब बन जाएगा उसके ऊपर आपका ग्राफ्टिंग, बाडिंग इसी तरह काम चलेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह इसको लेकर आप मल्टीप्लाई करेंगे। जी, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सीड्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। तो जैसे आपने कहा कि जो सीड्स है उसी से हम पौधा तैयार नहीं कर सकते, तो थोड़ा इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहेंगे कि और कौन कौन से तरीके हैं ग्राफ्टिंग के साथ साथ और क्या किया जा सकता है जिससे कि एक अच्छी जो नर्सरी है, एक अच्छा पौधा है वो तैयार हो सके। देखिए, नर्सरी के लिए तो पहले चीज़ है जो आपको सीड से तो नर्सरी में पौधे तैयार होंगे, लेकिन वो जो पौधे हैं वो फार्मर्स के पास नहीं जाएंगे। उसके ऊपर आप अच्छा तरह, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप एक गोल्डन डिलीशियस वैरायटी सेब का चाहिए, तो वो गोल्डन डिलीशियस चाहिए तो वो जो सीडलिंग आया, सीडलिंग के ऊपर गोल्डन डिलीशियस वैरायटी का आपको ग्राफ्टिंग करो, बडिंग करो करके आपको बनाना पड़ेगा, बा लेयरिंग करो, डिफरेंट मेथड है, तो उसी तरह आपको बनाना पड़ेगा। बा कोई कोई जगह में कटिंग के थ्रू भी मल्टीप्लिकेशन होता है, इसमें आपको सीडलिंग का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो कटिंग होगा, जैसे प्रूनिंग होता है ना, काट छाट होता है, वो काट छाट के बाद जब फेंक देते हैं ना, वहाँ से आप जो चाहिए, जो वैरायटी जो पौधे से लेंगे वो पौधे को लेकर फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा तरह रूटिंग मीडिया जिसमें से जड़ आएगा वो रूटिंग मीडिया तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि हम जनरली रिकमेंड करते हैं जे एक भाग सैंड, एक भाग सॉयल, एक भाग आपका फार्मियन मैन्योर और एक भाग कोई कंपोस्ट दे दीजिए, और वर्मी कंपोस्ट बा लीव कंपोस्ट, इसी तरह मिक्स करके, बा कोकोपीट आजकल आ रहा है, तो इसी तरह 1:1:1:1 करके एक रूटिंग मीडिया बना के फिर क्या है वो कटिंग में, वो कटिंग के IBA मतलब जो रूटिंग हार्मोन होता है ना, तो वो जड़ निकलने वाला जो हार्मोन होते हैं उसमें डिप करके फिर लगाएंगे। अच्छा, वो हार्मोन कितना उसमें उस क्षमता वाला होंगे ना, उसके ऊपर कितना टाइम डिपिंग करेंगे वो भी आपका निर्भर करेंगे। जैसे हम जनरली 3000 ppm हम रिकमेंड करते हैं क्विक डिप मेथड में, उससे कम होगा तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा डिप करके, तो इसी तरह करके जब लगाएंगे तो कटिंग, जैसे कीवी में कटिंग के थ्रू बहुत सक्सेस है। कीवी में आजकल जो प्रोपगेशन हो रहा है वो कटिंग के थ्रू ही मैक्सिमम हो रहा है। जो कीवी में आपका इतना वेजिटेटिव ग्रोथ आ जाता है, मतलब ग्रोथ आ जाता है ना, एक बार सर्दी के टाइम में भी प्रूनिंग करना जरूरी है
फिर समर में जो गर्मी के टाइम में भी हल्का प्रूनिंग का भी ज़रूरत पड़ता है। तो वो जो प्रूनिंग काट होता है उसको भी आपका रूटिंग मीडिया में लगा के, रूटिंग हार्मोन लगा के उसमें से भी पौधे बनते हैं। तो इसके लिए फिर आपको कोई सीड का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, कोई जगह सीड ज़रूरत पड़ रहा है, कोई जगह नहीं पड़ रहा है। तो जैसे स्ट्रॉबेरी रनर्स के थ्रू हो रहा है, तो उसमें भी सीड का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। उसका रनर्स अपने आप जैसे पुदीना जैसे होते हैं ना, उसी तरह मल्टीप्लाई होते जाएगा। तो वहाँ आपको कोई सीड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा जी। तो हम कह सकते हैं कि जो शीतोष्ण फल हैं सबकी अलग अलग तरह की वेराइटीज़ हैं, अलग अलग जो है नर्सरी को पैदा करने का, उसको बढ़ाने का अलग अलग तरीका है। डॉक्टर साहब, क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हर व्यक्ति को, जो भी बागवान है वो इन सब चीज़ों को जाने समझे? जिस तरह से आपने ग्राफ्टिंग की बात की, हार्मोन्स की बात की कि किस तरह से पौधों में जड़ें निकलेंगी तब वो जाकर एक नर्सरी बनेगी, तो ये सारी जानकारी लेना एक बागवान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो ये जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, जानकारी तो कोई भी इंस्टीट्यूट, जैसे हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्षेत्र केंद्र शिमला है जी। फिर आपका डॉक्टर YS परमार यूनिवर्सिटी है, फिर हमारा जो पलमपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी कुछ डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ से भी। फिर डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर भी है, तो वे लोग भी देते हैं। और हम लोग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग, जैसे कि हमारा नाबार्ड को भी स्पॉन्सर्ड कर दिया, नेशनल हॉर्टिकल्चरल बोर्ड स्पॉन्सर्ड किया, कभी कभी डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर भी हमको स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग कराते हैं, फिर अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन। तो इसी तरह आप देखेंगे तो ये लोग स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग हमारे पास कराते हैं। जब भी कोई जगह से फार्मर्स वो लोग ही इकट्ठा करके ले आते हैं, कभी कभी हमको बोलते हैं, जो फार्मर्स हमारा पास इंटरेस्ट शो करते हैं उसको भी हम ट्रेनिंग में बुला के ट्रेनिंग देते हैं। तो ये ट्रेनिंग जो आपका नर्सरी का ट्रेनिंग प्रोपगेशन, जो आपका प्रवर्धन का जो चल रहा है, ये शीतोष्ण फलों में मैक्सिमम आपका जनवरी से लेकर मार्च तक जी। क्योंकि जब आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना, जनरली 15 मार्च के बाद बढ़ जाता है, तो उसके इस बार अभी बीच में थोड़ा टेम्परेचर का अप डाउन हो रहा है। तो अभी भी सेब का जो नर्सरी में कलम का जो ग्राफ्टिंग वाला वर्क अभी भी चल रहा है। तो ये डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। आपको पता है जो आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है जी, जलवायु परिवर्तन के कारण भी बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। ऐसे में उन चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम जलवायु परिवर्तन की यहाँ बात करें डॉक्टर प्रामाणिक, तो आप इसे कैसे देखते हैं? शीतोष्ण फलों के उत्पादन के लिए जब हम बात करें हैं, तो किस प्रकार से बदलाव आप देख रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है डिम्पल जी। देखिए, आजकल जलवायु परिवर्तन हो रहा है। आप देखेंगे जी जनवरी महीने में इतना टेम्परेचर हो गया तो गर्म जी, गुठलीदार फलों में फ्लावरिंग आना शुरू कर दिया। जो पर्टिकुलरली लो चिलिंग जो है वो तो पहली फ्लावरिंग में आ जा रहा है। फिर आप जो देखेंगे फ्लावरिंग आ रहा है, फिर फरवरी में टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो वो फ्लावरिंग में बहुत इफेक्ट कर रहा है। क्योंकि आपको जो हमारा जो पॉलिनेटर हम बोलते हैं ना, मधुमक्खी और भी जो हाउस फ्लाई और भी कीट पतंग जो है, बटरफ्लाई, तो ये लोग जब ठंड हो जाता है ना, इसका ज़्यादा ये लोग मूवमेंट नहीं करते हैं। आपको पता है बगीचा में देखेंगे हम लोग जैसे बाहर निकलने के टाइम में कितना जैकेट वगैरह सब कुछ डाल के तब बाहर निकल रहे हैं, नहीं तो लोग सोचेंगे टेम्परेचर डाउन हो गया घर में ही रह जाइए, तो वो भी तो घर उसका जो है डेरा में ही रह जाता है। तो इसी तरह आप देखेंगे तो पॉलिनेशन कम के कारण से फूड सेटिंग कम हो रहा है। कभी कभी तो आपका जो ओवरी होता है ना फीमेल फ्लावर में, तो ओवरी आपका डिफॉर्मेशन हो जाता है। तो उसी टाइम में हम जनरली फार्मर्स को बोलते हैं जी आप जिंक सल्फेट बोरोन का स्प्रे करिए, कि उसमें क्या होता है जो कुछ टाइम के लिए आपका जो रिसेप्टिविटी ओवरी का है ना बढ़ जाता है, जो 1-2 दिन के बाद टेम्परेचर हुआ तो पॉलिनेशन हो सकता है। तो इसी तरह आप देखेंगे तो एक कभी कभी लग रहा है जी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फटाफट आपको जो ग्राफ्टिंग वाला काम करना पड़ेगा। तो अभी फिर बारिश हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, हम सोचा चलो और दूसरा काम कर लेते हैं। तो इसी तरह इस बार आप देखोगे खाद लोग अप्लाई नहीं कर पाता था। फार्मर्स लोग जो खाद अप्लाई करने के लिए आपको एक मॉइस्चर चाहिए
जमीन पे, जमीन में जो नमी नहीं बना रहेंगे ना, फिर आप केमिकल फर्टिलाइजर दोगे तो बहुत बुरा असर पड़ जाएगा। तो इसलिए अभी जब बारिश हुआ, नमी बना, लोग केमिकल फर्टिलाइजर देना शुरू कर रहे हैं। बाकी नहीं तो आपके पास जो केचुआ का खाद व गोबर का खाद है वो तो बहुत अच्छा है, वो कभी भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं तो खेतों में। तो इसी तरह आप देखोगे जी कभी कभी आपको सडनली फ्लावरिंग के टाइम में ओलावृष्टि हो रहा है जी। तो ये जो हेलस्टॉर्म हो रहा है तो उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो आपको तो फसल पूरा नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए एंटी हेलनेट, जहाँ पर ज़्यादा हेलिंग होता है, ओलावृष्टि ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लिए एंटी हेलनेट हम बोलते हैं। इवन नर्सरी के लिए भी, नहीं तो नुकसान हो जाता है ना कभी कभी जो नर्सरी। तो आप जो बोला थे कि जलवायु परिवर्तन के कारण से क्या हो रहा है, जो आजकल जो लोग सेब ज़्यादा उगाता था वो लोग अभी हॉर्टिकल्चरल डाइवर्सिटी हम जो बोलते हैं विविधीकरण जो हम बोलते हैं ना, बागवानी में विविधीकरण, वो लोग अभी अपना रहा है। क्योंकि वो देखा जो खाली हम सेव करेंगे तो इसमें कभी कभी जलवायु परिवर्तन के कारण से नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इसलिए सेब के साथ साथ आपको गुठलीदार फलों में, फिर आपका आजकल आप देखोगे तो जापानीज फल का और कीवी का बहुत डिमांड आ रहा है। अब नर्सरी का बात कर रहे हैं तो हमारा पास इस बार इतना डिमांड आया ये कीवी का, जापानी फल का और आपका अखरोट का। लोग ये तीनों में दिलचस्पी रख रहे हैं। तो हम लोग इतना तो मीटअप नहीं कर पा रहे, इसलिए रजिस्टर्ड नर्सरी जो ले रहे हैं तो ये लोग इसको अच्छा तरह आप जो बोल रहा था मुनाफा जो ये तीनों चीज़ का बहुत डिमांड आ रहा है। तो इसका नर्सरी करेगा तो बहुत लाभदायक होंगे। हाँ, ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन से किस्में का डिमांड आ रहा है। जैसे कि आपका देखोगे आजकल जापानी फल में जी क्या हो रहा है, जी जो जापानी फल आपको खाने से गला में नहीं लग रहा है, जो कच्चा में आप खा सकते हैं, वो जो फ्यू वैरायटी वो बहुत डिमांड हो गया, मतलब लोग उसका ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन हचिया वैरायटी जो पकने से खाता है उसका भी स्वाद अलग, वो शहद जैसा लगता है, लेकिन वो जल्दी मतलब जब तक नहीं पूरा पकेगा आप खा नहीं पाओगे, गला में लग जाता है। तो इसी तरह देख के आपका डिमांड कौन से वाला हो रहा है। जो अखरोट आपका जल्दी फल देने वाला अखरोट, फिर आपका अंतिम शाखाएं में लगने वाला, फिर अंदर में जो लैटरल बियरिंग होते हैं तो अंदर शाखा में ब्रांचेस में जो लग रहा है तो उसका बहुत डिमांड आ रहा है। तो ये क्या है जी आजकल ये डिमांड के कारण से हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कुछ नर्सरी मैन को बोल रहे हैं जी आप लोग IRI के साथ आप एक वो बना दीजिए, लाइसेंस होल्डर बन जाइए। तो लाइसेंस होल्डर बनने से क्या होगा, हम आपको मदर प्लांट दे देंगे जी। तो मदर प्लांट मैं पहले ही बताया, जो मदर प्लांट नर्सरी के लिए मदर प्लांट भी जरूरत है। आप बर्ड स्टिक कहाँ से लेंगे, साइलेंट स्टिक जो चाहिए वो कहाँ से लेंगे, जब आपके पास मदर प्लांट रहेगा तो उससे लेंगे। तो हम उसके देकर एक लाइसेंस होल्डर बना देते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करिए, 10 साल तक आपके पास लाइसेंस रह जाएगा, फिर फार्मर्स के पास आप सेल करिए। तो इसी तरह आप देखोगे कि बाकी नर्सरी के लिए जैसे मैं बोला जो पानी सिंचाई का बंदोबस्त, सिंचाई के लिए आपका देखिए आजकल पानी का बहुत सारे वो हो रहा है, कमी रह जा रहा है जो, तो इसलिए ड्रिप इरिगेशन जो टिपकाई सिंचाई पद्धति वो है, फिर आपका वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो ये सब सिस्टम जो जिसके पास रहेगा वो नर्सरी को अच्छा तरह आगे ले जा पाएंगे जी। जब हम नर्सरी की देखभाल की बात करते हैं डॉक्टर प्रामाणिक, तो किन किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है? जैसे आपने कहा कि सिंचाई व्यवस्था को बहुत अच्छे से देखने की ज़रूरत है, मिट्टी की हमने शुरुआत में ही बात की है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं जिससे कि किसानों को लाभ हो? और जैसे हम बात कर रहे थे अभी की जलवायु परिवर्तन की, पौधे जो हैं वो हमारे इतने गुणवत्तापूर्ण हो कि जलवायु का प्रभाव ही उन पे ना पड़े। हाँ जी, देखिए पहले मैं बोला जो आजकल लोग डिमांड कर रहे हैं क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल में पहले एक वायरस फ्री प्लांटिंग भी आजकल कुछ प्लांट में वायरस का भी इफेक्ट होता है, तो जैसे हमको भी होता है ना, तो उसमें भी आपका उत्पादन कम हो जाता है। तो एक तो वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल क्रिएट करना तैयार करना है। फिर आजकल आपका
क्लीन प्लांट का प्रोग्राम भी चल रहा है। तो नर्सरी में ये सब चीज़ मद्देनज़र रखते हो के आपको आगे निकलना पड़ेगा। जैसे कि आपको पहले भी बोला जे नर्सरी में भी आपका वो तैयार करने के लिए लोग देखेंगे जे वहाँ वर्मी कंपोस्ट यूनिट बा गोबर का खाद से जो फार्म यार्ड मैन्योर बनेगा वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ से फिर दूर में जाएंगे, आपके पास खुद एक यूनिट होंगे तो बहुत अच्छा तरह आप यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है ना। फिर वाटर हार्वेस्टिंग जो आजकल हम गवर्नमेंट भी आपको इसके लिए सब्सिडी भी दे रहे हैं, जो पानी को आप भंडारण करिए, ये उसको जब ज़्यादा बारिश हो जाता है, क्या कि हिल्स में क्या होता है बारिश होने के बाद बारिश नहीं रुकता है। जैसे आप देखोगे आज बारिश हुआ कल पूरा कोई जगह बारिश का निशाना नहीं रखता है। प्लेन्स में तो पानी खड़ा हो जाता है, तो वो पानी जो होता है तो पानी को कोई जगह हार्वेस्टिंग करके रख दे, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। तो जब ज़रूरत होगा गर्मी के टाइम में उसका यूज़ कर सकते हैं। फिर आप कौन सी सिंचाई पद्धति यूज़ करेंगे, जैसे ड्रिप का, स्प्रिंकलर का, तो वो सब चीज़ होगा। आजकल आप देखेंगे जी मैं क्या रूस्टॉक का जी रूस्टॉक, जैसे कि क्लोनल रूस्टॉक जो बाहर से आता है आपका सघन खेती के लिए, सघन खेती के लिए सेब में आप देखोगे M9 रूस्टॉक का बहुत डिमांडिंग है। तो M9 रूस्टॉक तो और सीड से प्रोड्यूस नहीं होगा, उसको क्लोनली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्लोनली मल्टीप्लाई करने के लिए उसका जो रूस्टॉक लेकर उसको फिर आपको माउल्ड लेयरिंग से, फिर दूसरा लेयरिंग से, बा कटिंग से कि टिश्यू कल्चर से, तो उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे वो हो गया 2-2 टाइप हो जाएगा ना। तो ये सब चीज़ मद्देनजर रखना पड़ेगा, जो नर्सरी कर रहा है उसको माइंड में ये सब चीज़ रखना चाहिए। जी डॉक्टर प्रामाणिक, हम प्रबंधन की बात तो काफ़ी देर से कर रहे हैं कि किस प्रकार से प्रबंधन हम कर सकते हैं। प्रवर्धन यानी मल्टीपल, इस कार्य को किस प्रकार से किया जा सकता है, क्योंकि ये भी नर्सरी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, तो मैं पहले भी बोला जो अलग अलग क्रॉप का जो प्रोपेगेशन वो अलग अलग मेथड में होता है। जैसे कीवी का ही एग्जांपल पहले मैं बता रहा हूँ। कीवी आप पहले जो वैरायटी ब्रूनो वैरायटी, कीवी में 5 किस्म का वैरायटी है अभी इंडिया में चल रहा है जो कीवी, तो उसमें जो ब्रूनो से जब आप सीड निकालेंगे, ब्रूनो और एबॉट वैरायटी, ये दोनों वैरायटी से जो सीड में ब्रूनो में जर्मिनेशन ज़्यादा अच्छा होता है, तो उससे जब सीडलिंग तैयार होंगे ना, सीडलिंग के ऊपर फिर आपको कौन से वैरायटी आपको चाहिए उसको ग्राफ्ट करेंगे। ठीक है ना। तो एक तो है आपको सीडलिंग तैयार करके फिर ग्राफ्टिंग करना है, और एक है कीवी में आपको जो प्रूनिंग के टाइम में, जो आपका काट छाट के टाइम में जो फेंका हुआ है, तो उसमें से कटिंग बना के जो आपको 3 से 4 उसमें बाड होना चाहिए जो आप कटिंग बनाएंगे, आपका 30 सेंटीमीटर माने 1 फुट का लंबा कटिंग का लेकर, और नीचे आपका उसमें IBA जो रूटिंग हार्मोन में वो डीप करके कटिंग के थ्रू फिर रूटिंग मीडिया हम हमारा स्टेशन में ट्राई किया जे एक रूटिंग बेड जो हॉट बेड जो है उसमें जब बंडल बना के आप रूटिंग मीडिया में रखेंगे तो उसमें पर्टिकुलरली सैंड में तो कुछ दिन के बाद उसमें कैलसिंग शुरू हो जाता है। तो कैलसिंग से फिर रूटिंग होता है। कैलसिंग के बाद फिर आप कोई भी जगह फील्ड में, आपका गमला में, कोई जगह वो जब कटिंग लगा देंगे उससे फिर पौधे बन जाते हैं। तो एक तो है कीवी में, जैसे आप दूसरा आप देखोगे सेब का, सेब में आपको मैं पहले ही बोला जे सेब का सीड का कोई भी जगह सोइंग कर देंगे तो ऐसे जर्मिनेट नहीं होता है, ठंडा जगह में उसको करना पड़ता है। और जैसे जनरली सेब का नर्सरी तो ठंडा जगह में ही होता है, और नहीं होगा तो उसको फ्रिज में रख के उसको स्ट्रैटिफिकेशन करना चाहिए। जैसे मॉइस्ट सैंड जो होता है ना, उसके अंदर सेब का सीड रख के आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे टेम्परेचर में वो रख देंगे तो फिर आपका करीब 60 डेज के बाद फिर वो फटना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही फटना शुरू हुआ फिर आप कोई भी जगह उसको सोइंग कर दीजिए, गर्म एरिया में भी कोई उसका जर्मिनेशन हो जाएगा, मतलब प्लांट बन जाएगा। तो उसका भी सीडलिंग बनने के बाद
जब पेंसिल थिकनेस होता है ना, जी। हम उसके ऊपर कलम बनाते जी। हैं। बाडिंग ग्राफ्टिंग जो आप बता रहे जी। हैं, जो उसी तरह बनाना पड़ेगा। ऐसे ही टेक्निक आप जो है नाशपाती में जी। करिए, परसिमन में करिए, लेकिन अलग अलग। जैसे परसिमन में करेंगे तो आमलुक आपको जी। पता होगा, वाइल्ड परसिमन जो होता है ना, जी। उसके सीडलिंग के ऊपर परसिमन का ग्राफ्ट करना पड़ेगा। जी। इसी तो तरह। सारे के सारे जो हमारे फलदार पौधे हैं, हम उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग माध्यम हैं सबके सर, लिए। डॉक्टर प्रामाणिक, आज आप कार्यक्रम में आए और नर्सरी के संबंध में, उसके प्रबंधन और प्रबंधन के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज कार्यक्रम में हमने जाना कि किस प्रकार से नर्सरी का हम प्रबंधन कर सकते हैं, विशेष तौर पर शीतोष्ण फलों की नर्सरी का, और किस प्रकार से उसका प्रबंधन हो सकता है, मल्टीप्लाइंग उसकी हो सकती है। आज कार्यक्रम में बस इतना ही। नए विषय के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।